कि नरेंद्र भाई मोदी बाबा साहब की कौम का साथ दें, इसलिए मैं नरेंद्र मोदी का साथ दूंगा। कि उन्होंने कहा है कि ये पांचों तीर्थ जैसे सभी गुरुओं के तीर्थ, सभी देवी देवताओं के तीर्थों पे लोग माथा टेकने जाते हैं, वो समा दूर नहीं जब बाबा साहब के इन तीर्थों पे सारी दुनिया जाकर माथा टेकेगी, पूरी दुनिया के लोग वहाँ आएंगे। तो ऐसा तीर्थ हम बनाना चाहते हैं कि वो बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे खूबसूरत मंदिर होंगे। बच्चे जब अरेस्ट हुए और उस दौरान जो आंदोलन SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को लेकर हुआ, तो सरकार ने संविधान में संशोधन करके SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को दोबारा कर प्रभावी बनाया। जो बच्चे जेल गए थे उनकी रिहाई के लिए भी आदेश किए। जैसे जैसे बहुजन समाज पढ़ता लिखता जा रहा है, उसका कारवा बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर घर घर पहुंच रहे हैं। मेरे साथ पंजाब के पूर्व मंत्री राजकुमार जी हैं। आज दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक बड़ा आयोजन हुआ है और तमाम उन लोगों का सम्मान समारोह हुआ है, स्वागत हुआ है। उन लोगों को याद किया गया है जो सोशली और पॉलिटिकली कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बड़े JP नड्डा साहब की तस्वीरें लगी है, मेरे पीछे देख सकते हैं। और ये सर, क्या अब आप तो BJP में आ गए हैं, कैसे देख रहे हैं जो फिलहाल अभी जो देश में हालात हैं? और चूंकि सरकार BJP की है, केंद्र में मोदी जी, अमित शाह को लेकर कि बहुजन समाज के लोगों का कहना है कि उनके हक अधिकार सुरक्षित नहीं है। देखिए, मैं महसूस करता हूँ कि भैया आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और देश अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और बाबा साहब की कौम ने ये फैसला किया और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा जी के निर्देश पर हम सब ने ये फैसला किया कि ये महा उत्सव जो मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव, क्यों ना बाबा साहब अम्बेडकर को डेलीगेट किया जाए। आज उनसे शुरुआत की है और देश में सबसे बड़ा सबसे बड़ा काम बाबा साहब अम्बेडकर का है, तो इसलिए आज के दिन इसी से शुरू किया गया है। मैं समझता हूं कि हम सब मिलकर के ये भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो भारत सरकार की उज्ज्वल योजनाएं हैं, चाहे भारत सरकार की मनरेगा के लिए योजनाएं हैं, भारत सरकार की दूसरी इंडस्ट्री के लिए योजनाएं, हम सब योजनाओं को लेकर के जन जन तक जाना चाह रहे हैं। और मुद्रा योजना के थ्रू बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचा है। हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो गरीबों के प्रति स्कीमें हैं, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ इतनी सी मुश्किल है कि लोगों तक वो स्कीमें नहीं पहुंच पाई, जितनी उन्होंने जानकारियां देनी चाहिए थी वो लोगों तक नहीं हम पहुंचेंगे। हाँ, ये सारा बाबा साहब अम्बेडकर का परिवार जन जन तक पहुंचेगा, गांव गांव तक पहुंचेगा, गली मोहल्ले तक हम पहुंचेंगे और ये योजना को लेके जाएंगे। और बाबा साहब की अगर सोच को लेकर के आज कोई चल रहा है तो वो केंद्र की सरकार है, वो नरेंद्र मोदी की सरकार है। आप पंजाब से आते हैं, पंजाब में बड़ा दांव खेला है BJP ने। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि बिना पंजाब में शेड्यूल कास्ट की सरकार नहीं बन सकती है। 50% के लगभग आबादी है। तो क्या आप अगले बड़े चेहरा होंगे पंजाब में BJP के? देखिए, मैं तो सबसे पिछली कतार के एक छोटे से वर्कर के रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। अब मेरा जो कर्तव्य बनता है कि लोगों को सच्चाई की रोशनी से अवगत कराना, लोगों को उनके हित और उनका दोस्त कौन है, उनका दुश्मन कौन है, वो बताना मेरा काम जो है, मैं अपना काम करूँगा। और मैंने आपको ये कहा कि मैं किसी ओहदे के लिए, किसी लालच के लिए नहीं आया। अगर मुझे लालच के लिए आना होता तो जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से वो कभी सीट जीती नहीं थी। तो उस सीट को छोड़ करके मैं यहाँ पे शामिल हुआ हूँ, वो इसलिए कि आज कौम को, बाबा साहब अम्बेडकर की कौम को नरेंद्र मोदी की जरूरत है। तो मैंने ये सोचा कि नरेंद्र भाई मोदी बाबा साहब की कौम का साथ दें, इसलिए मैं नरेंद्र मोदी का साथ दूंगा। आपके साथ जाती भी होगी। आज जो ये बड़ा कार्यक्रम रखा आपने, तमाम जो बहुजन आंदोलन के लोग हैं उनका सम्मान भी हुआ, स्वागत भी हुआ। आप कांग्रेस में मंत्री भी रहे, लगातार लंबे समय तक शेड्यूल कास्ट के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है, देश भर में दिया है। पंजाब में अब उनसे क्यों मोह भंग हो गया, जबकि उन्होंने तो लास्ट मोमेंट पर एक मुख्यमंत्री भी शेड्यूल कास्ट दिया था?
देखिए, मैं महसूस करता हूँ कि यहाँ कांग्रेस का सवाल है। कांग्रेस अपनी विचारधारा को छोड़ चुकी है। कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को उन्होंने छोड़ दिया। जब तक सोनिया गांधी का टाइम था, ये मैं आपको सीधी में कहना चाहता हूँ, सच तो ये है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस थी तो कांग्रेस के अंदर देश के लोगों की विचारधारा थी। जब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस को खत्म करके राहुल गांधी कांग्रेस बनाई जा रही है, तब कांग्रेस की विचारधारा मर चुकी है, कांग्रेस की विचारधारा खत्म हो रही है और आज ये अपना विश्वास खो चुकी है। तो इसलिए लोगों ने कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी पे अपना विश्वास प्रकट किया है। राजकुमार जी क्या कहेंगे? वो भगवंत मान तो वहाँ बाबा साहब की तस्वीर लगा रहे हैं और एक तरफ भगत सिंह की तस्वीर लगा रहे हैं। देखिए, मैं महसूस करता हूँ वो तो नकली लोग हैं। मैं आपको सीधी बताऊं, ना तो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आम आदमी पार्टी वाले माने, तो ना ही भगत सिंह की विचारधारा को मानते हैं। वो किसी विचारधारा के है ही नहीं। एक तरफ आप बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा की बात करते हो और दूसरी तरफ हाई कोर्ट में जाकर के वही मुख्यमंत्री भगवंत मान अम्बेडकर की कौम दलितों के खिलाफ कौम में जाके हाई कोर्ट में एफिडेविट दे रहा है कि इन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो क्या बाबा साहब के लिए ये कौम क्यों ना विचार करे कि कौन दोस्त कौन दुश्मन? ये मेरा धर्म है लोगों को बताना। मैं बताऊंगा कि लोगों का, हमारे समाज का कौन दोस्त है। जो दोस्त है वो जिंदाबाद कहेंगे, जो दुश्मन है उसका विरोध करेंगे। एक सवाल और लीजिए, पंजाब में बिना शेड्यूल कास्ट का बीजेपी का कुछ नहीं हो सकता है। क्या डॉक्टर राजकुमार बैरवा को बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी देगी? देखिए, मैंने आपको क्या कहा, इंसान छोटा काम कर रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मैं तो छोटी ड्यूटी को बहुत बड़ी करके मानने वाला व्यक्ति हूं। तो मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर, मैं वहां शामिल हुआ हूं एक छोटे वर्कर के रूप में, तो ये समागम एक छोटे वर्कर ने करवाया है ना। समागम पूरा हॉल भर दिया आपने। पंजाब में बड़ी ताकत है शेड्यूल कास्ट। सर, पंजाब में बीजेपी का बगैर शेड्यूल कास्ट के कुछ नहीं हो सकता। ये बीजेपी जानती है। तो आप उसके प्रोजेक्टेड नेता होंगे। मैंने आपको कहा कि मैं प्रोजेक्टेड नेता नहीं, प्रोजेक्टेड वर्कर रहूंगा। एक सवाल, आपने एक बड़ा सवाल उठाया कि डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के चारों तीर्थ को घुमा है। 5 तीर्थ, सारनाथ, लुम्बिनी और उसके बाद जो जहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ और गया, तो 4 ही हुए ना? नहीं, ये महू है और यहाँ आप, जहाँ उनका जन्मस्थली है, जन्मस्थली वो भी है। और यहाँ आप खड़े हो, ये किसकी देन है? ये 200 करोड़ रुपया यहाँ खर्च किसने किया? वो भी उसने किया। तो वो जो 4 धाम है जिनको हम लोग कहते हैं, पूरा बहुजन समाज मानता है, चाहे दीक्षा भूमि हो नागपुर, चाहे जहाँ उनको बुद्ध को, ये तो इसको लेकर आप लोग की कोई योजना है क्या? प्रधानमंत्री से कोई बात हुई है उसके डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए? देखिए, उन्होंने कहा है कि ये 5 तीर्थ, जैसे सभी गुरुओं के तीर्थ, सभी देवी देवताओं के तीर्थों पे लोग माथा टेकने जाते हैं, वो समा दूर नहीं जब बाबा साहब के इन तीर्थों पे सारी दुनिया जाकर माथा टेकेगी। पूरी दुनिया के लोग वहाँ आएंगे। तो ऐसा तीर्थ हम बनाना चाहते हैं कि वो बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे खूबसूरत मंदिर होंगे। राजकुमार बेरका है और चौधरी जी, एक सवाल आप ले लीजिए, कैसा रहा कार्यक्रम? आप लोग को जो उम्मीदें थी सफल हुआ? सर, एक सवाल और लेंगे। देखिए, समाज के सभी लोग इकट्ठे हुए। जैसा कि आपने देखा कि अभी पिछले दिनों 29 तारीख को भी समाज के लोग विज्ञान भवन में इकट्ठे हुए। आज डॉक्टर राजकुमार बैरका साहब, जो कि 6 साल लगातार अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन के रूप में इन्होंने समाज के एक व्यक्ति के आंसू पूछने का मैंने स्वयं देखा, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते। तो पूरे देश के लोग जो भी इनके पास गए, उनकी इन्होंने पूरी भरपूर मदद की। पिछले दिनों ये कैबिनेट मिनिस्टर भी थे चन्नी गवर्नमेंट में। अभी इन्होंने जैसा कि निर्णय लिया कि बीजेपी ज्वाइन की है, और बीजेपी के बारे में जैसा भी बताया गया कि डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़े हुए जितने भी उनकी, चाहे उनका परिनिर्माण जहां 26 अलीपुर रोड पे हुआ, वहां 200 करोड़ रुपए की लागत से स्मारक बनाया गया। जैसे कि अभी दीक्षा भूमि नागपुर के रेनोवेशन के लिए भी करीब 10 करोड़ सैंक्शन किया गया। अभी जैसा बताया कि बंबई में हिंदू मिल की जमीन को परचेज करके वहां पर करीब 500 करोड़ की कीमत का जो वहां पर सब। माफ कीजिएगा, मैं बुद्ध को जोड़ रहा था। वो 4, ये बाबा साहब की जो 5 स्थलीय, चैत्य भूमि, दीक्षा भूमि, महू उनका जन्मस्थली, और ये अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर। हम खड़े हुए हैं 200 करोड़ की लागत से डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बना है। और जो जहां उनकी जन्मभूमि है वहां पर भी भव्य, वहां पर उनका स्मारक बनाया गया। तो लंदन में जहां वो पढ़े, उस बंगले को परचेज करके उसका हॉस्टल बना के वहां SC/ST बच्चों को रहने का मौका दिया जा रहा है। ये बहुत अच्छी है। इससे साथ साथ ये है कि पिछले दिनों जब 2 अप्रैल 2018 को आंदोलन हुआ, हमारे बच्चे जब अरेस्ट हुए और उस दौरान
जो आंदोलन SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को लेकर हुआ, तो सरकार ने संविधान में संशोधन करके SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को दोबारा प्रभावी बनाया। जो बच्चे जेल गए थे उनकी रिहाई के लिए भी आदेश किए। हमारा एक भाई चंद्रशेखर आजाद जेल में बंद था, उसकी रिहाई के लिए भी उन्होंने कहा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में रिजर्वेशन जब खत्म हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश जारी किए, तो उसमें भी संविधान में संशोधन हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि एक तरफ सरकार ने कुछ पहल की है, लेकिन साथ साथ आज मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से, वर्तमान सरकार से निवेदन करूंगा कि एक समय था जब देश में राष्ट्रीयकरण का दौर था, देश में बैंकिंग भर्ती बोर्ड बनाए गए थे, जब तेल कंपनियों का, बीमा कंपनियों का, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो घर घर में SC/ST समाज की एक नौकरी गई थी। और 2 जुलाई 1997 को जब सरकार ने रोस्टर चेंज किया, पोस्ट पेड रोस्टर लागू हुआ, उस दौरान 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में SC/ST के एनरोल्ड हुए। आज सब लोग करीब ये समझो कि 34 लाख लोग सरकार की नौकरी से बाहर हो गए हैं और करीब 6 लाख लोग नौकरी में बचे हुए हैं। VRS, CRS और रिटायरमेंट के कारण सरकार के क्षेत्र में लोगों की बड़ी भारी जो है ना कमी हो गई है। सरकार निजीकरण दिन पे दिन किए जा रही है। लेकिन मेरा कहना सरकार से यह है कि अगर उद्योगपतियों को सस्ती जमीन आप दे रहे हैं, उद्योगपतियों को बैंक का पैसा दे रहे हैं, तो सरकार को निजी क्षेत्र में आरक्षण की पहल करनी चाहिए। और देश के सबसे गरीब तबका, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को जिस तरह उस तत्कालीन सरकार ने राष्ट्रीयकरण के दौर चला करके हम लोगों को रोजगार दिए, नौकरी के अवसर दिए, इस सरकार को, बाबा साहब को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब की बात मानते हुए भी गांधी जी और बाबा साहब के बीच जो अम्बेडकर पूरा पैक्ट हुआ था, उस पैक्ट को ध्यान में रख करके निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। ये सारी बातें बस आखिरी सवाल सर, आप बड़े बीजेपी के लिए एक बड़े प्लेयर हैं, कि आप पूरे देश को और पंजाब को खासकर, क्योंकि पंजाब देश में सबसे ज्यादा बहुजन समाज की आबादी है, 48-50%, वहां के लोगों का सपना था कि कोई शेड्यूल कास्ट CM बने। चन्नी साहब को बनाया भी गया, लेकिन उनका विरोध हुआ, राजनीतिक अंतरकलह हुआ, अंतिम समय में कुछ हुआ नहीं। क्या आप एक बड़े चेहरा होंगे और आप देश को आश्वस्त करेंगे कि बीजेपी में आप जा रहे हैं तो बहुजन समाज का जो हक अधिकार है वो सुरक्षित रहेगा? पूरे देश में जा रहा हूँ मैं, और मैं नंगे पांव जाऊंगा देश के लोगों के बीच में, खास करके दलित वर्ग के बीच में, और उन्हें मैं बताने के लिए जा रहा हूं। मैंने आपको ये कहा कि पंजाब में नहीं बल्कि अब 2024 में तो पहली बात तो यह है कि दोबारा से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और 27 में जब पंजाब के इलेक्शन होंगे वो सभी की सीटों पे जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और 24 और 27 ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन होंगे। सोचिए, बीजेपी से राजनीति सीखनी पड़ेगी। पंजाब के लिहाज से बात करें तो राजकुमार बेरका बड़े नेता हैं शेड्यूल कास्ट के, 50% लगभग आबादी है शेड्यूल कास्ट की। बगैर शेड्यूल कास्ट को साधे हुए पंजाब में बीजेपी का कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन सोचिए कि राजनीति सीखनी पड़ेगी आपको। बीजेपी ने राजकुमार बेरका को बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। वो लगातार कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां बगैर शेड्यूल कास्ट को साधे हुए बीजेपी के लिए कोई मौका नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा कि बीजेपी महीन तरीके से राजनीति करती है, और उसी का नतीजा है कि आज दिल्ली के इंटरनेशनल सेंटर में, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में जो राजकुमार बेरका हैं उनके नेतृत्व में एक बड़ा सामाजिक कार्यक्रम हुआ है। लेकिन इसके राजनीतिक मायने हैं। मायने यही है कि अगर बीजेपी को पंजाब में पैर जमाना है तो शेड्यूल कास्ट के नेताओं को अपने साथ लाना पड़ेगा, और उसने उसकी कोशिश शुरू कर दी है। देखते हैं आगे भविष्य में नतीजा क्या होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि पंजाब में 50% के लगभग आबादी है शेड्यूल कास्ट की, और अगर उनमें राजनीतिक जागरूकता आती है और बीजेपी उनको साथ लेती है तो जो एक किला है, अभेद किला है, वो बीजेपी तोड़ सकती है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।